हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम यूनिट 11 प्लास्टिक मनी जो कि मॉड्यूल C बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एंड डिजिटल बैंकिंग का मॉड्यूल C है, जो उसका यूनिट 11 प्लास्टिक मनी उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रुपे कार्ड्स, व्हाट इज रुपे कार्ड्स? वी विल स्टडी हियर। रुपे कार्ड्स क्या होते हैं? रुपे कार्ड्स, रुपे इज एन इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो रुपे क्या है? पहली चीज तो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है। एक पॉइंट यहां से हो गया कि इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम्स है और लॉन्च किसने किया है? NPCI से। तो दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है। NPCI के फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रुपे कार्ड किसका है? इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है। लॉन्च किया है किसने? NPCI ने। अभी तक ये इंपॉर्टेंट हो गया। इट वाज क्रिएटेड टू फुलफिल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजायर टू हैव ए डोमेस्टिक ओपन लूप एंड ओपन लूप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और गिफ्ट कार्ड दैट ए कंज्यूमर कैन यूज टू मेक परचेज anywhere that a card is generally accepted and multilateral systems of payment in a particular the system is categorized by currencies which are convertible in India। मतलब ये क्या है कि इसके कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगा, इसको ये फील हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हमें भी डोमेस्टिक मार्केट में एक कार्ड्स के लिए, अभी तक हम वीज़ा मास्टर वो यूज़ करते आए हैं जो कि फॉरेन का है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि अपने भी जो अपनी कंट्री है उसका खुद का कार्ड्स होना चाहिए जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या गिफ्ट कार्ड कंज्यूमर्स को दिए जाने चाहिए। किस पर्पस के लिए? परचेज एनीवेयर दैट ए कार्ड इज जनरली एक्सेप्टेड। जो कार्ड एक्सेप्ट होते हैं वहाँ हर जगह उसकी जगह पे वीज़ा और मास्टर्स की जगह पे क्या यूज़ हो सके? अपना खुद का कार्ड इंडियन डोमेस्टिक मार्केट का होना चाहिए एंड मल्टीलेटरल सिस्टम पेमेंट्स होना चाहिए। में कई तरीके की मल्टीलेटरल्स होना चाहिए, मतलब कई तरीके की करेंसी विच आर कन्वर्टेबल इन इंडिया, उनको भी वो यूज़ किया जा सके उसमें। फिर इन इंडिया 90% ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड ऑलमोस्ट ऑल डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन आर डोमेस्टिक। अभी क्या हो रहा है? जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इंडिया में वो कहाँ से यूज़ हो रहे हैं? अभी तो डोमेस्टिक अपने जो रुपे कार्ड है उसमें हो रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए ही इसका यूज़ किया गया है। अब आगे देखते हैं। इसीलिए रुपे कार्ड आया है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपे कार्ड RBI ने NPCI की मदद से इंट्रोड्यूस करवाया है। 90% of credit card transactions and almost all the debit transactions are domestics. However, the cost of transactions was huge due to monopoly of foreign gateway like Visa and Mastercards। तो इस तरह इनकी मोनोपोली थी, इन्हीं का चलता था वीज़ा एंड मास्टर। अगर हम अभी से ज़्यादा नहीं 6-7 साल पहले की बात देखें तो कहीं पर भी आपको कोई भी कार्ड्स मिलते थे तो वीज़ा और मास्टर ही देखने को मिलते थे। उसकी वजह से इनकी मोनोपोली थी। उसको हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने RBI से की हेल्प से रुपे इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि NPCI ने इसको लॉन्च किया। रुपे फैसिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एट ऑल इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये रुपे कार्ड सभी फाइनेंशियल बैंक, जितने भी बैंक है अपने, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सभी में एक्सेप्ट हो रहा है। रुपे कार्ड्स आर एक्सेप्टेड एट ऑल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ATMs अक्रॉस इंडिया अंडर नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड अंडर द NPCI एग्रीमेंट विथ DFS। DFS का मतलब क्या है? यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसके हेल्प से रुपे कार्ड सभी जगह पे जितने भी ATMs हैं अक्रॉस इंडिया में सभी नेशनल फाइनेंशियल स्विच होती है। जब भी कार्ड का कोई भी यूज़ होता है तो एक तरीके की स्विच होती है सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की। हार्डवेयर्स होगा वो स्विच यहाँ से कन्वर्ट करता है ताकि ट्रांजेक्शन्स इजीली हो सके। एंड अंडर द NPCI एग्रीमेंट विथ DFS से NPCI ने एग्रीमेंट किया हुआ है इसके रिगार्डिंग।
तो रुपे कार्ड्स आर एक्सेप्टेड ऑन द इंटरनेशनल डिस्कवर नेटवर्क, जितने भी अपने नेटवर्क्स हैं इंटरनेशनल, सभी जगह पे इसका अभी रुपे कार्ड्स का यूज हो रहा है ग्लोबली। फिर देखते हैं आगे। रुपे कार्ड्स आर एक्सेप्टेड एट ऑल पॉस टर्मिनल्स इन इंडिया। रुपे कार्ड्स जो हैं वो सारी जितने भी पॉस हैं उसमें यूज हो रहा है। To enable this, RuPay has certified 29 major banks in India to accept the RuPay cards at their respective POS terminals located at different merchant locations। इसको पॉसिबल बनाने के लिए RuPay ने सर्टिफाइड किया हुआ है कितने 29 मेजर्स बैंक्स, जो बड़े बड़े अपने बैंक्स हैं 29, उन सब के साथ इसका टाई अप है और उन सभी के प्लेटफॉर्म से RuPay यूज हो रहा है। NPCI has rolled out its chip card for high security transactions using EMB। जितने भी रुपए ATM कार्ड्स हैं उसमें भी EMB चिप लगी हुई है। EMB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूरो मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, सभी में ये चिप टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। विच इज़ ए ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। रुपे चिप्स कार्ड्स हैव एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर सर्किट कंटेनिंग इंफॉर्मेशंस about the card holder and because transactions are pin based rather than signature based। तो इसमें क्या है, जो चिप लगी होती है, हमारा ऐसा कार्ड होता है, कार्ड में एक आपने देखा होगा सिम की तरह यहाँ पर चिप लगी होती है, उसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर सर्किट होती है जिसमें हमारा सारा इंफॉर्मेशन सेव होता है, जैसे कार्ड होल्डर का नेम, पिन, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, सब कुछ इसी में सेव होता है। और पिन बेस्ड, अभी पिन का यूज हो रहा है, पहले सिग्नेचर्स बेस्ड होता था जो कि हटा के पिन बेस्ड हो गया है। NPCI has also come out with specifications for stored value contactless smart card called NCMC। NCMC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड विच इज़ करंटली यूज्ड इन मेट्रो ट्रेन एंड बस। अभी जो इस तरह के भी कार्ड्स आने लगे हैं जिसमें NCMC रहता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसका हम यूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है मेट्रो में या बस सर्विसेज में। आपको बस उसको टॉप अप रिचार्ज करके रखना होता है, बार बार टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी उसको टर्मिनल पे यूज़ करेंगे और रिस्पेक्टिव अमाउंट हट जाएगा। पेमेंट गेटवे एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस अगला टॉपिक है हमारा। पेमेंट गेटवे क्या होता है और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेट क्या है। फुल फॉर्म याद रखिएगा सेट का, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेट। देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। A payment gateway is an online platform that provides a secure connections to carry out the transactions process between an e-commerce entity and the internet merchant account। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि इसमें एक सिक्योर कनेक्शंस होता है टू कैरी आउट, कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं कहाँ पर, ई-कॉमर्स साइट पे, एंटिटी दैट इंटरनेट मर्चेंट कनेक्ट अकाउंट, और ये किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू मर्चेंट के अकाउंट से कनेक्ट होता है। आपने जब बैंक का IBPS का फॉर्म भरा होगा या CIB का फॉर्म भरा होगा तो आपने पेमेंट किया होगा, उस पेमेंट को करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पेमेंट का पेज खुलता है। पेमेंट के पेज में आपने कई सारे ऑप्शन होते हैं, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, UPI का, ई-चालान का, क्रेडिट कार्ड का, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उस ऑप्शंस में से आप कोई एक चूज करते हैं पेमेंट के लिए, वो इसी जो सारा फीचर्स एक जगह पे मौजूद होता है, सारे डिफरेंट पेमेंट के, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट पेज को पेमेंट गेटवे। इट वेरीफाइज, क्या वेरीफाई करता है ये, इट वेरीफाइज एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ये वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन के हिसाब से एक्सेप्ट करता है या डिक्लाइन करता है द ट्रांजेक्शन्स इन रियल टाइम ऑन ए मर्चेंट्स
बिहाफ थ्रू सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। ये मर्चेंट की बिहाफ पे ये वेरीफाई करता है, उसको एक्सेप्ट करता है अगर सही है, अथवा डिक्लाइन कर देता है, रिजेक्ट कर देता है ट्रांजेक्शन्स को रियल टाइम पे, तुरंत, विदाउट फर्दर डिले, मतलब बिना किसी चीज़ का वेट किए एडवांस रिएक्शंस देता है कि इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन कर देना है। फिर आगे हैं द पेमेंट गेटवे फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। द पेमेंट गेटवे फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। पेमेंट गेटवे एक बेसिक है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का। इफ यू ऑन एन ऑनलाइन स्टोर then without a payment gateway you cannot sell your product and services to your customers। अगर आपकी खुद की स्टोर्स है और उस पर पेमेंट गेटवे नहीं है तो आप कस्टमर्स के बीच में उसको सेल करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कैश में ही सारा लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन्स करना चाहता है तो आप नहीं कर सकते। You need a secure and speedy channel that allow you to process credit card and electronic check payments of your customers। आपको कोई ना कोई ऐसा सिक्योर कनेक्शंस चाहिए होगा जिससे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करना चाहता है आपका कस्टमर तो वो इजीली कर सके। तो बेस्ट ऑप्शन होता है पेमेंट गेटवे। And if you are a customer and wish to buy something online, then you have to do it through a payment। अगर जैसे हम अभी फ्लिपकार्ट से, अमेजन या किसी भी साइट पे अगर हम कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? वो पेमेंट गेटवे के थ्रू ही करते हैं। अब एग्जांपल ऑफ पॉपुलर पेमेंट गेटवेज कौन कौन से हैं इसका नाम याद रखिएगा। इन इंडिया RCC एवेन्यू हो गया, सिट्रस हो गया, ई-बस हो गया, पेयू मनी हो गया, इंस्टामोजो हो गया, बिल्डेक्स हो गया, और कई सारे हैं। SBI ई-पे है, आपने देखा होगा SBI ई-पे है, पेटीएम है, पेटीएम का तो अभी बंद होने को है, सब पैसा है। इस तरह कई सारे पेमेंट गेटवे हैं, इनका नाम याद रखिएगा, इन नाम के हिसाब से पूछेगा। तो जो आपको पता हो उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं बताया उसको याद रखिएगा। जैसे बिल्डेक्स का काफ़ी यूज़ होता है, SBI ई-पे का, SBI पे का हो गया, पेयू मनी का हो गया, सब पैसा का होगा, सेट्रस से, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं इसका स्टेप्स क्या है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। कैसे कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला, एक कस्टमर्स परचेज एन आइटम एंड एंटर हिज कार्ड डिटेल्स इन द ई कॉमर्स चेकआउट। पहले हम क्या करेंगे? हम वेबसाइट को विजिट करेंगे। अब हमने क्या आइटम्स लेना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे पे का। पे पे हम क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद पेज रीडायरेक्ट होके दूसरे पेज पे खुलेगा। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शंस होगा हमारे पास। अब उस पर हमें कार्ड की डिटेल्स इंटर करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर एक्सपायरी डेट इंटर करनी पड़ेगी। कार्ड होल्डर का नेम इंटर करना पड़ेगा। ये सब इंटर करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर OTP आएगा। द डिटेल्स अबाउट द परचेज आर सेंड बाय ई कॉमर्स चेकआउट टू द पेमेंट गेटवे फॉर प्रोसेसिंग। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे इस पेज पे जाएगा। एंटर करने के बाद ये आपका रिक्वेस्ट चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? ई कॉमर्स चेकआउट, जो चेक करेगा। द पेमेंट गेटवे फॉरवर्ड्स ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन टू सेलर बैंक। अब जो मर्चेंट का बैंक होगा वो इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगी। सपोज करिए मर्चेंट जो है किसी बैंक का है, यहाँ बैंक का नाम ले लेते हैं एक्स, सपोज बैंक एक्स का मर्चेंट है, तो ये वहाँ पर चली जाएगी। द सेलर्स बैंक्स फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस इंफॉर्मेशन टू द बैंक दैट इशूड द बायर्स क्रेडिट कार्ड। अब जैसे सपोज ये कस्टमर्स ने जो भी एंटर किया है वो वाई बैंक से बिलोंग करता है, उसका कार्ड्स वाई बैंक का है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट चली जाएगी इस वाई बैंक के पास। Cards to the information to the bank that issued the buyer's card to authorize the transaction। और यहाँ से ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद यहाँ पर फिर से वापस आएगा। The bank that issued the buyer's card verifies the buyer's card details and either approves or deny the transactions। उसके हिसाब से क्या करेगा? वो ट्रांजेक्शंस डिनाई करेगा या एक्सेप्ट करेगा। फिर आगे देखते हैं क्या करेगा। वो एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। जैसे अगर अकाउंट में बैलेंस है तो एक्सेप्ट होगा, अगर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा।
फिर उसके बाद ऑथराइज द ट्रांजेक्शन, द बैंक दैट इशूड द बायर्स कार्ड वेरीफाई द बायर्स कार्ड डिटेल्स, आइदर अप्रूव्स और डिनाइज द ट्रांजेक्शंस एंड सेंड दैट इंफॉर्मेशन बैक टू द सेलर बैंक्स। अब वो इन्फॉर्मेशन सेलर बैंक के पास फिर से आ जाएगी। इफ द ट्रांजेक्शन इज अप्रूव्ड, अगर ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड हुई है, द बैंक विल डिपॉजिट फंड्स ऑन मर्चेंट अकाउंट एट ए शेड्यूल टाइम। अब क्या करेगा, इसमें अकाउंट मर्चेंट के अकाउंट्स में वो पैसे चले जाएंगे, कहाँ से कट के, कार्ड जिसका कार्ड था इश्यूअर का उसके अकाउंट से। अब ये इसमें लिखा है शेड्यूल टाइम्स, वैसे होता कितना है पेमेंट गेटवे के लिए T+2 डेज। मर्चेंट के अकाउंट में दूसरे दिन पे पैसे जाते हैं, ट्रांजेक्शन उससे पता चल जाता है और कहाँ पे पैसे जाते हैं, एक जो भी पेमेंट गेटवे होगा, सपोज करिए कि यहाँ पर बिल्डेक्स का है, तो आपने ट्रांजेक्शन्स किया है, मान लीजिए आज की डेट है 11 मार्च, आपने 11 मार्च को किया ट्रांजेक्शन्स, 11 मार्च को हुआ, तो अमाउंट तो आपके अकाउंट से तुरंत कट गए, कट के इसका एक अकाउंट होगा, ये बिल्डेक्स है मान लीजिए, इसका एक पूलिंग अकाउंट होगा जिसको हम एस्क्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं, एस्क्रो अकाउंट ESCR होता है। तो इस अकाउंट में पैसा जमा हो गया। अब मान लीजिए इसके अकाउंट्स में ये पैसे आ गए तुरंत। अब फिर ये 11th को हुआ, तुरंत इसमें हो गया। अब ये क्या करेगा, सेकेंड डेज, आज पूरे दिन ट्रांजेक्शन्स होगी, उस पूरे ट्रांजेक्शन्स में क्या करेगा वो 11th को। अब ये 12th को क्या करेगा, रिकनसाइल करेगा, कितने ट्रांजेक्शन्स उसके पास सक्सेस हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। एक सक्सेस की रिपोर्ट बनेगी, एक फेल की बनेगी। सक्सेस के हिसाब से रिकनसाइल हो गया, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस था, उसके पास अमाउंट मिल गया। और फेल वाला रिवर्स के लिए ये दोनों शीट बना के वो रिकन्सिलेशन टीम के पास भेज देगा। अब T+, ये पहला दिन हो गया। T का मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब 11th को, फर्स्ट डे पे इसके पास पैसे आए इसके एस्क्रो अकाउंट्स में। सेकेंड डे में इसके पास रिकन्सिलेशन टीम के पास पहुंच गया और रिकन्सिलेशन टीम से अगर S है, सही है, मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो गया और रिफंड वाला रिफंड में चला गया। तो इसका ये इस लेक्चर में इस बुक में नहीं दिया हुआ है, मैकमिलन की बुक में, लेकिन आपको अगर आता है एग्जाम में कि सेटलमेंट कितने दिन में होता है, तो T+2 डेज याद रखिएगा पेमेंट गेटवे का। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होगा। Deposit a merchant's account at a scheduled time. The payment gateway send transactions detail and response back to the e-commerce entity. तुरंत ही रिस्पांस पहुंच जाता है कि पेमेंट सक्सेस हुआ या फेल हुआ ई-कॉमर्स एंटिटी को, उस मतलब वेब पेज को। ई-कॉमर्स सर्विसेज देन लेट्स द बायर्स नो इफ द ट्रांजेक्शंस वाज अप्रूव्ड और डिनाइड। जो भी कस्टमर खरीद रहा है उसको पता चल जाएगा कि अप्रूव हुआ है या डिनाई हो गया है। In India, RBI has mandated two-factor authentication for e-commerce transactions. अभी तो आपको पता होगा सारे लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन पे कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। वो कैसे होता है, आपका एक OTP हो गया, एक आपका पिन हो गया, या आपने पिन डाला फिर OTP हो गया, इसलिए जहाँ पर भी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशंस की, वहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। Buying stuff online is easy, save times and money, however there a risk involved। अब जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है, बट हमेशा क्या बना रहता है, रिस्क बना रहता है। Each time we pay for something, we input our credit debit card details to a third party other than our bank। तो हमेशा हमें कोई ना कोई डिटेल्स इंटर करनी पड़ती हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। किसको, बैंक को छोड़ के थर्ड पार्टी के पास, जिसका पेमेंट गेटवे है वो थर्ड पार्टी हो गया। जैसे हमारे केस में अभी बिल्डेक्स था, तो बिल्डेक्स थर्ड पार्टी हो गया। अब ये प्रोसेस देखिए, आप समझिए कैसे होता है। देखिए, आप ये कस्टमर हैं, कस्टमर ने क्या किया, मर्चेंट स्टोर पे गया, मर्चेंट स्टोर पे यहाँ पर गया। मर्चेंट स्टोर का मतलब मान लीजिए ये फ्लिपकार्ट है, कोई भी है, यहाँ पर उसने अपना आइटम सर्च किया क्या उसे खरीदना है, फिर उसने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद पे गया और पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो गया।
पेमेंट गेटवे पेज पे उसने सारी डिटेल्स डाल दी। सारी डिटेल्स डालने के बाद उसने क्या किया, हाँ, सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कहाँ पर गया, ये रिक्वेस्ट आपकी पेमेंट प्रोसेसर्स के पास चली जाती है और वो पेमेंट प्रोसेस करके क्या करता है, वो पर्टिकुलर बैंक के पास भेज देता है, किस बैंक का है वो डिटेल्स बैंक के पास आ गई। और बैंक से रिस्पांस आने के बाद जिस बैंक का है, जिसका कार्ड है, उस बैंक से रिस्पांस आया हमारी बैंक को, हमारी बैंक से मतलब मर्चेंट के बैंक को आया, मर्चेंट की बैंक से रिस्पांस मिलने के बाद ये मर्चेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। ये टोटल्स जो है यही इसका प्रोसेस होता है, कैसे ये वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। And considering the virtuality of online medium and the risk associated with it, there always a sense of fear for online fraud। जब भी हम थर्ड पार्टी पे अपनी डिटेल्स डालते हैं तो हमेशा हमें डर बना रहता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो उसके लिए फिर however these e-commerce platform and banks tend to maintain a robust framework to securely carry out the transactions for goods and services be pay for। तो हमेशा बैंक और थर्ड पार्टी की कोशिश रहती है कि जो हमारा प्रोसेस है ये हमेशा सिक्योर रहे, इसमें कोई भी ब्रीच ना होने पाए। लेट्स चेक आउट सम ऑफ द सिक्योरिटी मेथड्स यूज्ड बाय द पेमेंट गेटवे टू सेफगार्ड कस्टमर्स मनी। अब कस्टमर्स की मनी को सेव करने के लिए कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स से यूज़ किए जाते हैं पेमेंट गेटवे के द्वारा, वो हम वन बाय वन देखेंगे। पहला है डेटा इनक्रिप्शंस। हमेशा डेटा इनक्रिप्शंस यूज होता है, मतलब डेटा जो हमारा होता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आता है। प्लेन टेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये जैसे लिखा हुआ है डेटा इनक्रिप्शंस, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप पढ़ के इसका मतलब समझ सकते हैं। तो ये हो गया प्लेन टेक्स्ट। अब इसी को मैंने अगर ऐसे लिख दिया 1 2 x y 3 4 z y, ऐसे ही मैंने कुछ लिख लिया जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके लिख दिया। तो ये इसका मतलब ये है। और फिर हम इसको जब डिक्रिप्ट करेंगे तो फिर से हमारी ये लाइन आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं डेटा इनक्रिप्शंस। तो डेटा इनक्रिप्शंस क्या होता है वो फिर से देखते हैं थ्योरी के हिसाब से क्या होगा। डेटा इनक्रिप्शन इज वन ऑफ द मेन सिक्योरिटी मेथड यूज्ड इन पेमेंट गेटवेज। डेटा जो इंक्रिप्शन है पेमेंट गेटवे में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके बिना काम ही नहीं होता। वंस यू एंटर योर कार्ड डिटेल्स इन द पेमेंट गेटवे इट गेट्स इनक्रिप्टेड बाय यूजिंग पेमेंट गेटवे पब्लिक की। अब पेमेंट गेटवे जो होगा उसका एक पब्लिक की होगा, एक प्राइवेट की होता है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिए। ये जैसे ये होता है, ये आपका पेमेंट गेटवे का पेज है। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स कुछ भी ऐसे डाल दी, जो कार्ड नंबर से वो डालेंगे। और एक ये पेमेंट गेटवे है, तो ये एक क्या करेगा, सबसे पहले यूजिंग पेमेंट गेटवे पब्लिक की, इसका एक पास एक पब्लिक की होगा। जैसे समझ लीजिए पब्लिक की का मतलब एक चाबी है लॉकर की, एंड कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय द पेमेंट गेटवे प्राइवेट की। तो ये यूजर्स ने इंटर किया है तो इसकी एक पब्लिक की होगी। और जो पेमेंट गेटवे जब प्रोसेस होता है इंटरनली जब होता है तो इसके पास एक प्राइवेट की होती है जो केवल इसी को पता होगी। कहते हैं ना, ताला तो आपने इस चाबी से लगा दिया लेकिन खुलेगा इससे भी नहीं, खुलेगा किससे, इसकी प्राइवेट की से, जो कि इसी के पास है। अगर वो डेटा बीच में यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है और किसी को मिल भी गया और पब्लिक की पता भी है तो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है, जब तक उसके पास गेटवे की प्राइवेट की ना हो। इसी को कहते हैं डेटा इनक्रिप्शंस। द गेटवे यूज एन एल्गोरिथम विच मेक श्योर दैट अनऑथराइज्ड पार्टी कैन डिक्रिप्ट एनक्रिप्टेड डेटा व्हेन बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्क्स। इसका काम बस यही होता है कि जब भी डेटा हमारा यहाँ से बीच में नेट के थ्रू जब भी आप सबमिट करते हैं तो ये प्रोसेस होने के लिए जाता है, तो ये बीच में कहीं पर भी इसको डिक्रिप्ट ना कोई कर दे। इसी का काम होता है ये सिक्योरिटी करना कि वो डिक्रिप्ट ना हो जाए। These एल्गोरिथम यूजुअली फॉलो सिमेट्रिक। अब इसके लिए दो एल्गोरिथम यूज होती हैं, एक सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एल्गोरिथम क्या होती है, ये सारा चीज़ें अगर डिटेल में पढ़नी है तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा मॉड्यूल डी का, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, कंप्यूटर सिक्योरिटी,
उसमें ये शायद मैंने पढ़ा है कंप्यूटर सिक्योरिटी या कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसी में होगा। अगला चैप्टर जो है मॉड्यूल डी का 15 और 16 में। तो दो तरीके की एल्गोरिथम यूज होती हैं, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। यहाँ पर हल्का सा इसका जान लीजिए। सिमेट्रिक की क्या होती है, जब सेम की फॉर द इंक्रिप्शन, जब दोनों में सेम की यूज हो, डिक्रिप्ट करने के लिए भी इंक्रिप्ट करने के लिए। जैसे पब्लिक की यहाँ पर एंटर किया था, वही पब्लिक की से अगर डिक्रिप्ट भी होता है तो वो सिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट की यूज होंगी, इंक्रिप्शन के लिए अलग, डिक्रिप्शन के लिए अलग। तो पेमेंट गेटवे में ज़्यादातर एसिमेट्रिक यूज होती है, क्योंकि पब्लिक की से इनक्रिप्टेड होगा और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। फिर क्रिप्टोग्राफी टू मास्क डेटा सो दैट अनऑथराइज्ड मास्क डेटा सो दैट अनऑथराइज्ड सोर्स आर अनेबल टू रीड। तो क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही यही होता है, डिक्रिप्ट करना। तो टू मास्क द डेटा जो है हमारा वो मास्क हो जाएगा, तो कोई भी बंदा उसको, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता या इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसको पता नहीं चलेगा उसको कि क्या डेटा है वो। फिर सिक्योर सॉकेट लेयर यूज होती है। आपने वेबसाइट जब भी कोई ओपन की होगी तो देखा होगा HTTPS होता है, S बनने के बाद वहाँ पर एक लॉक का सिंबल होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक जब भी हम एड्रेस बार पर डालते हैं ना, तो यहाँ पर HTTP हम लिखा रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, और यहाँ पे S होता है। ये जो है हमारा प्रोटोकॉल है। तो उसमें एक ने आपने देखा होगा एक ऐसा लोगो बना रहता है वेबसाइट पे, ये लॉक का सिंबल बना रहता है, इसका मतलब कि ये सिक्योर है। देखिए सिक्योर सॉकेट लेयर फुल फॉर्म याद रखिएगा, इज द स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस टू एस्टेब्लिश एन इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन ए वेब सर्वर। जो हमारा वेब सर्वर होता है, वेयर द पेमेंट इज टेकन, जिसमें आपने पेमेंट के लिए एंटर किया है डिटेल्स, एंड ए ब्राउजर, और ब्राउजर जिस पे आप काम कर रहे हैं, वेयर द पेमेंट इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड, जहाँ पर आपने एंटर की है और जहाँ पर वो रिस्पॉन्स करेगा, टेक करेगा, आपके इन्फॉर्मेशन को लेगा, उसके बीच में जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू होता है। E-commerce website use SSL to authenticate their identity to visiting the customers to protect sensitive information such as card details entered by the customers। तो आपको जब भी कभी अपना इस तरह का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, तो आप हमेशा याद रखिए कि वो सिक्योर सॉकेट लेयर्स पे होनी चाहिए। मतलब उसमें इस तरह का सिंबल बना होना चाहिए और HTTPS होना चाहिए। जो हम ये यहाँ पे ऐसे URL डालते हैं ना, यहाँ www करके, उसी के पहले यहाँ HTTPS करके सिंबल से बना होता है। इट इज एडवाइजेबल टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन वेबसाइट विच हैव SSL सर्टिफिकेशन। तो आपको जब भी डिटेल्स डालनी हो तो पहले आपको श्योर होना चाहिए कि SSL सर्टिफिकेशन है कि नहीं इसका। यू कैन चेक आउट द सेम फॉर ए वेबसाइट बाई नोटिंग द HTTPS प्रीफिक्स। आपको पहले प्रीफिक्स क्या लगा होगा, HTTPS लगा होगा, मैंने अभी बताया आपको। इन द URL, कोई भी URL होगा, जैसे IIBF का भी है तो उसके पहले HTTPS www.iibf करके होगा। तो URL एड्रेस द वेबसाइट इन द ब्राउजर एंड बाय लोकेटिंग द पैडलॉक सिंबल, इसी को बोलेंगे पैडलॉक सिंबल इन द वेब ब्राउजर। SSL हैज नाउ बिकम आउटडेटेड। अभी SSL का यूज आउटडेटेड हो गया है। अभी क्या यूज हो रहा है, TLS। ये न्यू टेक्नोलॉजी है TLS, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये ज़्यादा सिक्योर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि SSL का एडवांस वर्जन क्या है, तो TSL होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। फिर है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जो अभी पहले हमने पढ़ा था, हमारी हेडिंग थी, मेन हेडिंग सेट। ये क्या है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म में ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। डेवलप्ड बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड, द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन थ्रेड प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ऐड द सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो आप पहले क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, सेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, वीजा एंड मास्टर के द्वारा। ये प्रोटोकॉल है पहली चीज। इज यूज टू ऐड द सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ कस्टमर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स को सिक्योर बनाने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब भी करते हैं तो उसको सिक्योर बनाने के लिए सेट का यूज होता है। और किसने डेवलप किया था, वीजा और मास्टर ने।
The protocol blocks out the details of protocols block out the details of credit card information, thus preventing merchants hackers ये हैक करने से मर्चेंट की डेटा अनऑथराइज्ड पार्टीज है फ्रॉम एक्सेसिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इन सब से ये बचाता है। सेट यूज कस्टमर डिजिटल सिग्नेचर्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी। ये किस चीज़ का यूज़ करता है? डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, कॉन्फिडेंशियल बनाए रखने के लिए और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। फ्रॉड प्रिवेंशन इज ए मेन मोटिवेटर फॉर सेट। इसका मेन मोटिव क्या है? फ्रॉड प्रिवेंशन को बचा कर रखना कि फ्रॉड ना होने पाए। सेट हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस द चांस ऑफ फ्रॉड बाय प्रोवाइडिंग रिगोरियस ऑथेंटिकेशन मेजर इन एडिशन टू इंक्रिप्शन ट्रांजेक्शंस। इंक्रिप्शन ट्रांजेक्शंस के अलावा भी कई सारी चीज़ें यूज़ करता है कि फ्रॉड को बचाने के लिए। सेट प्रोवाइड्स ए हायर प्राइवेसी फॉर कस्टमर बाय इंक्रिप्टिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली इन्वॉल्व बैंक कैन एबल टू सी इट। तो ये क्या करता है? सेट जो है हायर प्राइवेसी यूज़ करता है कस्टमर्स इंक्रिप्टिंग पेमेंट, जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है उसको इंक्रिप्ट करता है और वो जो इंक्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है केवल बैंक ही उसको सी कर सकती है, उसको देख सकती है। कस्टमर डिवाइस सेंड ए परचेज रिक्वेस्ट टू द मर्चेंट इंक्लूडिंग अनएनक्रिप्टेड ऑर्डर इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। तो मर्चेंट का जो भी डिटेल्स जाएंगी वो कैसे जाएंगी? डिजिटल सिग्नेचर के साथ जाएंगी। इंटेंटेड फॉर द मर्चेंट पेमेंट मैसेज एंड ए डिजिटल सिग्नेचर बोथ इनक्रिप्टेड एंड इंटेंटेड फॉर द पेमेंट गेटवे फॉर सिक्योर पेमेंट गेटवे। तो ये क्या होगा? जब भी पेमेंट गेटवे की तरफ जाएगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ जाएगा, दोनों फॉर्म में जाएगा, अनइनक्रिप्टेड फिर इनक्रिप्टेड फिर इनक्रिप्टेड फिर अनइनक्रिप्टेड, इस तरह से ये जाएगा। To add one more layer of security in card payment systems, RBI has recently made card tokenizations। अब इसके अलावा एक नया डेवलपमेंट हुआ कि RBI ने टोकनाइजेशन सिस्टम्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, मैंडेटरी फॉर कार्ड नेटवर्क्स विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस यूनिट, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं ATM क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, फुल फॉर्म याद रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस देगा उसमें ऑटोमेटेड की जगह ऑटोमेटिक कर देगा, बस यही करता है। टेलर मशीन सेम रखेगा, बस इसी का फुल फॉर्म गलत कर देगा। एंड पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? POS। देखते हैं ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स क्या होता है? ए टिपिकल ATM कोड डुप्लीकेट मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ ए live teller deposit withdrawals and money transfers between accounts all could be made with a relative ease। तो ATMs में आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉल भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं और मनी ट्रांसफ़र भी करते हैं बिटवीन अकाउंट्स के। तो जितना भी टेलर्स का काम होता है वो सारा वो कर सकता है। मोर सिग्निफिकेंटली द टर्मिनल्स would be located outside the bank lobby, ये ज़्यादातर बैंक लॉबी के बाहर होते हैं। allowing 24 hour access and greater customer convenience, और ये 24 आवर्स खुले रहते हैं तो 24 आवर्स एक्सेस होते हैं और कस्टमर को ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर द बैंक ATMs बिकम मिनी ब्रांच, बैंक के लिए जो है ये मिनी ब्रांच बन गए हैं एक तरीके से। दैट एक्सटेंडेड देयर फाइनेंशियल टेरिटरी एंड कस्टमर बेस फॉर बियॉन्ड फिजिकल बिल्डिंग, और ये कस्टमर केवल फिजिकल बिल्डिंग पर आश्रित नहीं रह गया है, ये उसके बियॉन्ड चले गए हैं, कहीं पर भी होगा, किसी भी वैसे होता है तो एक ही हमारे होम ब्रांच में ही हम कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, लेकिन इसकी वजह से हम किसी भी ATM पे जाकर अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए वाइट लेबल ATMs क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वाइट लेबल ATMs ऐसे ATMs होते हैं विच डू नॉट बिलोंग्स टू एनी बैंक, जो किसी बैंक से नहीं होते हैं, बट मैनेज बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी। जिनको मैनेज कौन कर रहा है? ऐसी एंटिटी जो जिसके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। एग्जांपल जैसे इंडी कैश हो गया, इंडिया वन ATM हो गया, प्रिज्म पेटीएम सर्विसेज हो गया। तो इसका नाम याद रखिएगा, ऑप्शंस में ये इसमें क्वेश्चंस बन सकता है कि इसमें से कौन सा वाइट लेबल ATMs कौन सा नॉन बैंकिंग एंटिटी प्रोवाइड करती है। जैसे इंडी कैश हो गया, इंडिया वन ATM हो गया, प्रिज्म पेटीएम सर्विसेज हो गया, ये सारे उसके ऑप्शंस हैं। हाउएवर ATM would not be the final solution to the common electronic goal because they still involve the user of paper money। ये इलेक्ट्रॉनिक गोल नहीं हो गया क्योंकि भी इसमें भी हम मनी हार्ड कैश ले रहे हैं, इसलिए ये डिजिटली नहीं कहलाता है। Yet in a second generation machines called a point of sale, the perspective of having a truly cashless society suddenly took a grand leap forward। उसके बाद POS आया, POS में हम डिजिटली
ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो थोड़ा कैशलेस नहीं है, तो उसे हम डिजिटली मान लेते हैं। ए पॉइंट ऑफ सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट्स एट रिटेल लोकेशंस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हम रिटेल लोकेशंस, जो हमारी शॉप्स होती हैं, उसमें हम कार्ड पेमेंट्स कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये कॉम्बिनेशन होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो अलाउ करता है रिटेल लोकेशंस पे कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए विदाउट अपडेटिंग देयर कैश रजिस्टर्स टू रीड कार्ड्स डायरेक्टली। इसमें किसी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली कार्ड को रीड कर लेता है कि उसमें बैलेंस है कि नहीं, हमें कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन नहीं करने की ज़रूरत होती है। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग पॉस टर्मिनल्स वेरी विद द साइज ऑफ द बिजनेस एंड टर्म्स फॉर द सप्लायर्स। इसकी जो कॉस्ट होती है वो सप्लायर्स पर डिपेंड करती है कि उनका बिजनेस कैसा है। द स्मॉल मर्चेंट्स में हैव टू पे रेंट फॉर टर्मिनल्स। जो स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं उन्हें टर्मिनल्स, पॉस मशीन को बोलते हैं, एक पॉस मशीन का मतलब एक टर्मिनल्स, तो उस टर्मिनल के हिसाब से रेंट पे करना होता है। एज वेल एज पे एन एडिशनल पर ट्रांजेक्शन फी, और जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए उसके हिसाब से पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से फी पेमेंट करनी होती है। अब ए पॉस टर्मिनल्स जनरली डज द फॉलोइंग, क्या क्या करता है पॉस टर्मिनल्स? रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जो कस्टमर का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उसका इंफॉर्मेशन रीड करता है, मतलब उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, वो कार्ड एक्टिव है कि नहीं, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो रीड करता है। फिर चेक करता है वेदर द फंड्स इन ए कस्टमर्स बैंक अकाउंट आर सफिशिएंट। कार्ड को रीड किया, फिर देखता है कि फंड अवेलेबल है कि नहीं उसमें प्रॉपर। फिर ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट टू द सेलर अकाउंट्स। तो इसमें क्या करता है, जो हमारा अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे ये है हमारी पॉस मशीन, ऐसे करके ये पॉस मशीन होती है, यहाँ पे हम कार्ड एंटर करते हैं। ऐसे कार्ड एंटर करने के बाद क्या होता है, द कस्टमर्स अकाउंट टू द सेलर अकाउंट। अब ये कस्टमर्स जो है इस बैंक का है, इस बैंक का है, और ये जो मशीन है वो दूसरे बैंक की, मतलब इस मर्चेंट के अकाउंट दूसरे बैंक की। तो अमाउंट यहाँ से कट के यहाँ पे आ जाता है बस। और कैसे आता है, इसके थ्रू हो के आता है, ठीक। और एटलीस्ट अकाउंट फॉर द ट्रांसफर विद द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। तो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के थ्रू हो के ट्रांसफर हो जाता है अमाउंट। रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिंट्स द रिसिप्ट्स, और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेता है और एक रिसिप्ट प्रिंट हो जाती है फ्यूचर यूज़ के लिए। Despite the more advanced technology of POS systems as compared to simple cash register, the POS system is still has vulnerable to employee theft through the cell window. अब इतना सब कुछ मॉडर्न होने के बावजूद भी कुछ इसमें कमियां रह जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय थेफ्ट थ्रू द सेल विंडो। जो वहाँ पर कर्मचारी बैठा है जो इसको यूज़ कर रहा है वो इसमें चोरी कर सकता है। कैसे कर सकता है? ए डिसऑनेस्ट कैशियर एट ए रिटेल आउटलेट कैन कोलूड विथ ए फ्रेंड हु प्रिटेंड्स टू जस्ट अनदर कस्टमर। अब जैसे कोई जो भी एम्प्लॉय वो वहाँ पर उस काउंटर पे है, वो अपने किसी दोस्त को भेज दे कि तुम आना और शॉपिंग करके चले जाना। तो शॉपिंग करने तो आया, अब उसने क्या किया, पेमेंट करते समय उसने कुछ का अमाउंट ही नहीं जोड़ा, उसमें उसका पैसे ही कम कर दिया, तो वहाँ पर गोलमोल कर दिया। ड्यूरिंग चेकआउट द कैशियर कैन बाईपास स्कैनिंग सर्टेन आइटम्स, कुछ आइटम्स स्कैन ही नहीं किया, ऐसे रख दिया। और इंटर ए लोअर क्वांटिटी, उसने कोई सामान क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी है, उसने कम इंटर कर दिए। सम आइटम्स दस प्रॉफिटिंग देयर बाय फ्रॉम द फ्री गुड्स, और इस तरह उसने फ्री में सामान दे दिया। तो इस तरह का वो कर सकता है इसमें। फिर अगला है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टू डिवाइस लाइक योर फोन एंड पेमेंट टर्मिनल्स टू टॉक टू ईच अदर व्हेन दे आर क्लोज टुगेदर। NFC क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशंस। आपका कार्ड हो गया या आपका मोबाइल हो गया, उसमें NFC अगर इनेबल्ड हो गया तो आप वो दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। NFC इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। जो अभी इस समय कॉन्टैक्टलेस पेमेंट चल रहा है, हमें कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल कार्ड को हमें टैप करना पड़ता है और इस तरह अमाउंट डेबिट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, EFTOPS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल is an electronic payment systems involve electronic fund transfer based on the use of payment cards such as debit or credit cards at payment terminals located at point sale।
तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी किसके थ्रू किया जा रहा है, कार्ड्स को एनएफसी के थ्रू ही किया जा रहा है। ईएफटी पॉस इज हाईली पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईएफटी पीओएस सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। एंड बीइंग यूज्ड इन न्यूजीलैंड फॉर अबाउट 60% ऑफ रिटेल कस्टमर। जो वहाँ के रिटेल कस्टमर हैं वो ज़्यादातर 60% से ज़्यादा वहाँ यूज़ हो रहा है। फिर अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक था कार्ड टोकनाइजेशन, जो हमें पढ़ना था यहाँ पे, वो हम देखते हैं। फ्रॉम 1 जुलाई 2022 to secure card transactions online, the Reserve Bank of India has mandated all authorized card networks like Visa, Master, RuPay, American Express, and Discover to issue token against card details for all transactions on a particular platform। जो हमारा RBI था, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने 1 जुलाई 2022 से क्या कर दिया है, टू सिक्योर कार्ड ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है उसको सिक्योर करने के लिए वीज़ा और मास्टर, जैसे वीज़ा और मास्टर है, रुपे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस है एंड डिस्कवर है, इस तरह के कार्ड्स को ये गाइडलाइंस दी है कि आप टोकन सिस्टम यूज़ करिए अगेंस्ट कार्ड डिटेल्स। जो भी आपके कार्ड डिटेल्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें हमें टोकन डिटेल्स यूज़ करनी है। वो कैसे करना है अभी हम देखते हैं। The sensitive credit or debit card information such as card number, CVV and expiry date cannot be stored। अब इसके पहले जो यूज़ होता था, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करते थे, जो हमारा वीज़ा है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये हमारा कार्ड नंबर हो गया, ये इसका एक्सपायरी डेट हो गया, CVV नंबर हो गया, पिन हो गया, ये इनके डेटाबेस में स्टोर हो जाता था। जैसे ये कार्ड नंबर हो गया, नेम हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, इस तरह से इनके टेबल में कॉलम बने होते थे और वहाँ पर ये स्टोर हो जाता था सबका। तो स्टोर्ड बाय मर्चेंट वाइल प्रोसेसिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपने ट्रांजेक्शन्स की इंटर किया तो ये आपका स्टोर हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड ऑल सेलर इन इंडिया सच एज अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो टू डिलीट कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड अर्लियर टू इनहेंस द। ये जब सिक्योरिटी टोकनाइजेशंस नहीं आई थी तो इस तरह के सारे अपने डिटेल्स डीबी में उनके स्टोर रहते थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है जितने भी हमारे ये हैं सेलर्स हैं वो सब, जो क्योंकि पहले से स्टोर करके रखा हुआ था, जो बंदा 2022 के पहले ट्रांजेक्शन्स कर रहा था और उसके बाद भी कर रहा है, उसकी तो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी डेटाबेस में है। तो आरबीआई ने कहा है ये सारी जितनी भी डिटेल्स आपने स्टोर कर रखी है इन सबको आपको डिलीट कर देना है सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि ये टोकनाइजेशंस के पहले है। अब टोकनाइजेशंस में ये चीज़ यूज़ नहीं होंगी। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं अभी। The aim of this reform is to keep the critical financial information of customers secure from data breach while we expose the private payments data of millions Indians। अगर इस अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर इनके में कोई डेटा ब्रीच हो जाता है या ये अपना डेटा जानबूझ करके बेच देते हैं तो कितनी सारी प्राइवेट पेमेंट्स जितने भी डेटा हैं वो कितना लॉस हो सकता है। इसी के लिए आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को रखा, RCOFT, इसका कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा COFT, इसको कार्ड टोकनाइजेशन RCOFT बोलते हैं, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। रिफर टू रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स। जो हमारी एक्चुअल कार्ड डिटेल्स थी उसकी जगह पे एक यूनिक अल्टरनेट कोड कार्ड टोकन यूज होने लगा, विच शैल बी यूनिक फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड टोकन रिक्वेस्ट एंड डिवाइस। ये कैसे होगा, जैसे आपकी कार्ड की डिटेल्स है, तो आपकी जो भी डिटेल्स है, कार्ड नंबर, टोकन रिक्वेस्टर एंड डिवाइस, इसके इस जो डिटेल्स है उसकी जगह पे इसने एक टोकन कर दिया। मान लीजिए टोकन नंबर 1 2 3 ऐसे जनरेट हो गया इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए। अब दूसरा कार्ड है उसके पास भी सारी डिटेल्स और वो होंगी, तो कार्ड नंबर हो गया, टोकन रिक्वेस्ट हो गया एंड डिवाइस, जो जिस डिवाइस से हो रहा है इसके हिसाब से इसने एक नया टोकन नंबर जनरेट कर दिया 451। The tokenizations use a database called a token vault। अब ये सारा किस में रहेगा, एक टोकन वॉल्ट में रहेगा। इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट ये टोकन है, इस कार्ड के अगेंस्ट ये टोकन है, तो ये
टोकन वॉल्ट में सेव हो गया। विच स्टोर रिलेशनशिप बिटवीन द सेंसिटिव वैल्यू एंड द टोकन, ये सेंसिटिव वैल्यू है और ये टोकन है, इसके बीच में एक रिलेशंस रहेगा। द रियल डेटा इन द वॉल्ट इज देन सिक्योर्ड, ये जो रियल डेटा होगा, ये वाला हमारा रियल डेटा है, ये सिक्योर होगा। ऑफन वाया इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। द टोकन वैल्यू कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस, ये जो टोकन वैल्यू है यही हमारी ट्रांजेक्शन्स में हर जगह यूज होगी। एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द रियल डेटा, जो हमारी ये रियल डेटा है इसका सब्सटीट्यूट होगा। मतलब जैसे आप ये समझिए ये राम है, अब हमें राम को राम के नाम से नहीं बुलाना है, हमें किस नाम से बुलाना है, 1 2 3 के नाम से। टोकनाइजेशंस प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय इनक्रिप्टिंग द कार्ड डिटेल्स, ये जो हमारा कार्ड डिटेल्स है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया, तो ये एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह जो कहीं पर भी ट्रांजेक्शन्स पे यूज होगा तो वो क्या यूज होगा हमारा टोकन। टोकनाइजेशंस प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इनक्रिप्टिंग करके एंड विल हेल्प इनहेंस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स, इससे जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Tokenizations ensure the correct formatting and transmission of data, making it significantly less vulnerable to cyber attack. Vulnerable का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ऐसा ब्रीच या कमियां तो नहीं है जिसकी वजह से वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, मतलब वीक पॉइंट आप कह सकते हैं टू साइबर अटैक्स एंड पेमेंट फ्रॉड्स, तो इस तरह कम चांसेस होंगे। दिस हेल्प्स टू कीप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर फॉर बोथ कस्टमर एंड बिजनेस, इससे दोनों का फायदा होगा, कस्टमर्स को और बिजनेस को। फोस्टरिंग ट्रस्ट गुड रेपुटेशन इन द लॉन्ग रन, जिससे हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ेगा बैंकों पे एंड गुड रेपुटेशन भी बढ़ेगी। अब ये देखिए कैसे होता है इसमें। अब जो कार्ड नंबर है, एक कार्ड नंबर की जगह पे ये कार्ड नंबर है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, सिक्योर वॉल्ट में हो गया, इसके अगेंस्ट एक सिक्योर टोकन नंबर जनरेट हुआ, वो टोकन नंबर इस फॉर्म में आ गया और अब हर जगह ये यूज होगा। अब वो मेन चीज, मेन कार्ड नंबर वो यूज नहीं होगा, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? नो, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इंडिया, इंडिया में पहले से था बट नॉट फॉर कार्ड्स, कार्ड के लिए नहीं था, ये किसके लिए था? यूपीआई के लिए यूज हो रहा था। UPI use the tokenizations concept, making it one of the safest online payment systems. For an example of system that use tokenizations, look at your phone. ये फोन में भी यूज हो रहा है, यूपीआई में यूज हो रहा था, जैसे एप्पल पे, गूगल पे एंड अदर डिजिटल वॉलेट्स ऑपरेट ऑन टोकनाइजेशन सिस्टम। तो ये याद रखिएगा, टोकन सिस्टम, एप्पल पे, गूगल पे, ये जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं ये किस पे काम करते हैं? टोकनाइजेशन सिस्टम पे काम करते हैं, उसमें यूपीआई भी है। Who will be benefited, किसको फायदा होगा? Consumers who use online payments, consumer who do not want their card details to be stored or enter their details for one-time purchase don't require to follow this card tokenizations, is only for domestic transactions. तो ये जो ऐसे बंदे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारी कार्ड डिटेल्स कहीं पर एंटर हो या वो इस कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को रख सकते हैं। नो फी विल बी चार्ज, इसके लिए कोई फी नहीं लगती है। Will the token systems eliminate frauds? कैसे फ्रॉड्स खत्म हो जाएंगे? RBI has told merchants to create a token reference number, एक टोकन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा अगेंस्ट ईच टोकन, जो भी हमारा टोकन होगा उसके पर्टिकुलरली रिस्पेक्टिव एक टोकन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ओनली दीज रेफरेंस नंबर्स आर स्टोर्ड बाय द मर्चेंट, केवल वो रेफरेंस नंबर ही मर्चेंट के द्वारा सेव होगा। Once a fraud is detected, the same token cannot be used. अगर फ्रॉड पता चल गया तो टोकन रेफरेंस नंबर से पता चल जाएगा, फिर कौन सा टोकन है वो पता चल जाएगा, वो टोकन फिर दोबारा यूज नहीं होगा। यूजर्स विल हैव टू रिक्वेस्ट फॉर न्यू टोकन, तब उसे नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा। Who will issue the tokens? टोकन्स कौन जनरेट करेगा? क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड नेटवर्क्स वीजा, मास्टर, रुपे विल इशू टोकन्स एंड विल इन्फॉर्म कार्ड इशूइंग बैंक्स। जब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, एंटर करेंगे तो ये बैक एंड पे ही होगा, ये हमें पता नहीं चलेगा, तो नया कार्ड नया टोकन नंबर यूज हो जाएगा। सम बैंक्स में आस्क कार्ड नेटवर्क्स टू टेक देयर अप्रूवल बिफोर यूजिंग। कुछ बैंक्स पूछते हैं कि कार्ड नेटवर्क से कि अप्रूवल चाहिए बिफोर इशूइंग, उसके लिए कुछ तो वो इंटरनली है, वो उसमें कौन देगा? नेटवर्क, कार्ड नेटवर्क्स होंगे जो वीजा है, मास्टर्स है, वो अप्रूविंग देंगे, उनसे अप्रूवल लेता है ये इशूइंग बैंक। विल
देयर बी वन टोकन फॉर ऑल मर्चेंट्स? नो, क्योंकि टोकन्स फॉर विल बी यूनिक फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड एंड मर्चेंट। जो भी कार्ड होगा और मर्चेंट होगा उसके हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से हर के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होगा। इफ ए कस्टमर हैज ए सिंगल कार्ड बट मेक्स ऑनलाइन परचेज फ्रॉम 3 डिफरेंट परचेज, 3 डिफरेंट टोकन्स टू बी यूज्ड। सेम कार्ड है लेकिन 3 मर्चेंट है, तो मर्चेंट की डिवाइस आईडी अलग होगी, तो उस हिसाब से टोकन 3 अलग अलग जनरेट होंगे। दैट मीन्स टोकन्स विल बी मर्चेंट स्पेसिफिक। इसका मतलब टोकन्स मर्चेंट स्पेसिफिक होगा। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मर्चेंट है टोकन्स है वो मर्चेंट स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता है, तो वो होता है। नो नीड टू रिमेंबर टोकन इन्फॉर्म। टोकन का नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोकन बिल आल्सो भी 16 डिजिट, वो भी 16 डिजिट का होगा। नंबर्स लाइक इन केस ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर होता है, बट कंज्यूमर डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन नॉट अवेलेबल, ये कब अवेलेबल नहीं होगा? कस्टमर्स विल हैव टू इंटर कार्ड डिटेल्स एवरी टाइम दिस अप। उन्हें कार्ड नंबर ही इंटर करना पड़ेगा, वो टोकन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। द चैलेंजेस इसमें क्या होगा? नॉट मेनी यूजर आर अवेयर ऑफ इट। कई यूजर्स को इसके बारे में नहीं पता है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट था, यूनिट 11 प्लास्टिक मनी, जो मॉड्यूल सी का यूनिट 11 है, वो आज इसी के साथ समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी को ज्वाइन करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप मेरे YouTube चैनल CIB IT विथ मी के नाम से ही है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको अपना इस यूनिट का PDF वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।